हाय हेलो इन्वेस्टर्स। ये वीडियो के अंदर हम जो है स्मॉल फिनेंस बैंक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। अगर आप देखोगे तो स्मॉल फिनेंस बैंक्स के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है। अब इंटरेस्टिंग क्या हो रहा है, अगर आप देखोगे तो रिसेंटली जो है मार्केट करेक्शन हमें देखने मिला था। अब ये मार्केट करेक्शन की वजह से अच्छी खासी कंपनीज के अंदर जो है हमें प्राइस करेक्शन देखने मिला। चलो ठीक है, प्राइस करेक्शन देखने मिला। इसके साथ साथ अगर आप इंडिया के अंदर मैक्सिमम स्मॉल फिनेंस बैंक्स देखोगे तो स्मॉल फिनेंस बैंक्स का अच्छा खासा एक्सपोजर जो है आपके माइक्रो फाइनेंस के अंदर होता है। और माइक्रो फाइनेंस की साइकिल के अंदर हमें जो है करंटली डाउन टर्न देखने मिल रहा है। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स के अंदर कुछ टाइम से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। ओवर लेवरेजिंग का इशू हो रहा है, जिसके वजह से आपके माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के जो एसेट क्वालिटी है वो इंक्रीज नहीं हो रही है, इसकी जगह एसेट क्वालिटी जो है वो डिटोरिएट हो रही है। अब इसके साथ साथ इनकी जो लोन बुक ग्रोथ है वो रिड्यूस हो गई, इनके जो डिसबर्समेंट है वो ये लोग रिड्यूस कर रहे हैं, जिसके वजह से अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक वाली कंपनीज देखोगे या वो कंपनीज देखोगे जिनका माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को एक्सपोजर है, तो वहां पे अगर आप एक चीज देखोगे तो यार इनकी वैल्यूएशन जो है अच्छी खासी करेक्ट हो चुकी है। अगर आप माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर अरमान फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स देखोगे तो इसका भी प्राइस, अगर आप पिछले एक साल का प्राइस देखोगे तो प्राइस 2400 के लेवल के आसपास था। अभी करंटली अगर आप अरमान फाइनेंशियल का प्राइस देखोगे तो यार 1200 1300 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है। और इसी तरीके से आपके बाकी स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी जो है हमें करेक्शन देखने मिला है। अब इसके साथ साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होता क्या है, पहले अगर हम ये समझे कि स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होती है, उसके लिए जो है हम एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का एग्जांपल लेंगे। अब जैसे कि उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक। अब स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है हमारी लार्ज बैंक्स की तरह ही होती है, बस डिफरेंस ये होता है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक और लार्ज फाइनेंस बैंक के अंदर कि इनका जो स्केल होता है एज कम्पेयर टू आपका लार्ज स्केल बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स, वो जो है कंपैरेटिवली बहुत छोटा होता है। इसके साथ साथ ये लोग जो है आपका जो प्रायोरिटी सेक्टर होता है उसके अंदर लेंडिंग कंपैरेटिवली थोड़ी ज़्यादा करती है एज कम्पेयर टू आपके लार्ज प्राइवेट बैंक्स। और इसके साथ साथ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स और क्या करते हैं पता है, बेसिकली सीन ये होता है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाया ही इस रीज़न की वजह से था ताकि आपका जो रूरल साइड ऑफ इंडिया है उसका भी जो है फिनेंशियल इंक्लूजन हो। तो इसके लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये आपके रूरल एरिया साइड, सेमी अर्बन एरिया साइड, वहाँ पे जो है ये लोग लेंडिंग वगैरह करते हैं। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो आपकी जो स्मॉल फाइनेंस कंपनीज है उनका माइक्रो फाइनेंस के अंदर एक्सपोजर अच्छा होता है, क्योंकि ये लोगों को छोटे छोटे लोन्स देते हैं। जैसे कि छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स होते हैं, उन्हें पैसों की ज़रूरत होती है, तो कई बार वो लोग ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के पास चले जाते हैं। फिर इसके साथ साथ आपके कुछ एमएसएमई बिजनेस ओनर्स होते हैं, उन्हें भी लोन की ज़रूरत होती है। किसी को अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस लोन की ज़रूरत होती है तो उन्हें भी ये लोग जो है लोन प्रोवाइड कर देते हैं। किसी किसी को माइक्रो फाइनेंस का अगर आप लोन देखोगे तो उन्हें एक नया बिजनेस स्टार्ट करना होता है, तो वहाँ पे भी जो है आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो है वो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप मैक्सिमम स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की लोन बुक का ब्रेकआउट देखोगे तो यहाँ पे इनका माइक्रो लोन्स के ऊपर ब्रेकआउट बहुत ज़्यादा होगा। और फिर उसके बाद अगर आप कंपेयर करोगे तो वो अलग अलग चीज़ें जो है चेंज होती रहेगी एज कम्पेयर टू आपका बैंक टू बैंक। अब इसके बाद बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो वैल्यूएशन है इंटरेस्टिंग हो चुकी है। यहाँ से जो है सिनेरियो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर का क्या आउटलुक होता है, जब किसी भी स्टॉक के अंदर हमें करेक्शन देखने मिल रहा है, इसका ये मतलब है कि स्टॉक जो है अंडर वैल्यूड है। किसी भी स्टॉक की वैल्यूएशन के अंदर हमें जो है करेक्शन एक रीजन की वजह से देखने मिलता है। और वो रीजन क्या होता है पता है, उस स्टॉक के अंदर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो गई है, बिजनेस के अंदर हेडविंड्स आनी स्टार्ट हो गई है। ऐसे कुछ रीजंस होते हैं जिसकी वजह से स्टॉक के वैल्यूएशन के अंदर हमें करेक्शन देखने मिलता है। तो यहाँ पे यही चीज अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर देखोगे तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये चल रही है कि एक तो आपके प्रोडक्ट मिक्स के अंदर चेंज देखने मिल रहा है हमें। अगर आप स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखोगे तो इनके जो है अलग अलग पोर्टफोलियो है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो उस प्रोडक्ट पोर्टफोलियो के अंदर मैं जो है आपके प्रोडक्ट्स को जो है दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करूंगा। एक होता है आपका अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट्स और दूसरा जो होता है आपका सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स। अब सिक्योर्ड प्रोडक्ट्स के अंदर आप जो है आपके डिपॉजिटर से उनकी एक सिक्योरिटी ले लेते हो और वो सिक्योरिटी लेकर जो है आप उन्हें पैसे लेंड कर देते हो। अनसिक्योर्ड के अंदर आप जो है उनकी कोई सिक्योरिटी वगैरह नहीं लेते, ना कि कोई कोलैटरल लेते हो, आप जो है बस उन्हें लोन जो है वो ग्रांट कर देते हो। तो ये डिफरेंस होता है आपका सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लेंडिंग के बीच में। अब बहुत सारी कंपनीज है इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे जो कि सिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर काम करती है, 5 स्टार फाइनेंस हो गया या फिर 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के साथ साथ एक और कंपनी है एसबीएफसी बिजनेस फाइनेंस, वो भी इस सिक्योर्ड सेगमेंट के अंदर काम करती है। तो जब आप का प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता है तब जो है आपके मार्जिन चेंज होता है। ये जो है हम स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में भी जो है लाइव एग्जांपल देख सकते हैं। करंटली अगर आप देखोगे तो सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है आपका अनसिक्योर्ड लेंडिंग के तरफ से जो है सिक्योर्ड लेंडिंग के तरफ जा रही है। अनसिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर अगर आप कंपैरेटिवली देखोगे तो आपका यील्ड ज़्यादा होता है, आपके मार्जिन ज़्यादा होते हैं।
जो कि आपके सिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर इतने ज़्यादा होते नहीं है। बट एक चीज़ होती है कि जब आप अनसिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर होते हो तो आपके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स होते हैं ना, वो कंपैरेटिवली थोड़े ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू आपका सिक्योर्ड लेंडिंग। तो ये एक डिफरेंस होता है। तो जब आप सिक्योर्ड लेंडिंग की तरफ जाते हो तब आपके कॉस्ट ऑफ फंड्स भी जो है वो रिड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। अब अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर एक और डिफरेंस है जो कि मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। अगर आप देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस जो है बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल सेक्टर है। कभी भी इकोनॉमी के अंदर प्रॉब्लम आता है तो सबसे पहला सेक्टर जो कि हिट होता है वो है आपका माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। करंटली अगर आप माइक्रो फाइनेंस के अंदर भी देखोगे तो लोग क्या कर चुके हैं, लोग जो है ओवर लेवरेजिंग कर चुके हैं। अब पहले क्या हुआ था Q1 के अंदर, Q1 FY25 के अंदर, जब आपकी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो है खराब नंबर रिपोर्ट कर रही थी, इनकी कलेक्शन एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही थी, तब अगर आप देखोगे तो ये कंपनीज को लग रहा था कि यार हीट वेव्स की वजह से जो है लोग डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। लेकिन रियल प्रॉब्लम क्या था पता है? रियल प्रॉब्लम आपका हुआ ओवर लेवरेजिंग का। अब ओवर लेवरेजिंग के अंदर क्या होता है कि आपके जो कस्टमर्स है, माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स, इन्होंने क्या कर रखा था, इन्होंने एक लेंडर से तो बोरो कर ही रखा था। इसके साथ साथ इन्होंने उस लेंडर के अलावा भी बाकी 4 से 5 लेंडर से जो है आराम से बोरो करके रखा था। और ये इतना ज्यादा बोरो कर चुके थे कि ये EMI जो है अपनी मिस करने लग गए। एक बार आप EMI मिस करने लग जाते हो तो आपको जो कंपनी लेंड करती है, स्मॉल फाइनेंस कंपनी हो गई, माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो गई, उनकी एसेट क्वालिटी जो है खराब होने लगती है, उन्हें जो है प्रोविजंस करने पड़ते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम है। और सिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर कंपैरेटिवली आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि आपका घर उनके पास कोलैटरल होगा, आपका कुछ गोल्ड होगा वो उनके पास कोलैटरल होगा। लेकिन अनसिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर बॉस, एक बार आपने डिफॉल्ट कर दिया, अब उन्हें जो है उनकी कलेक्शन टीम आपके पास भेजनी पड़ेगी, फिर जाकर आप उन्हें थोड़े पैसे दोगे, नहीं दोगे, कुछ गारंटी नहीं है इस चीज़ का। तो इसलिए जो है अनसिक्योर्ड लेंडिंग के अंदर प्रोविजन जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपका इस स्पेस के अंदर रिस्क भी ज़्यादा होता है और आपको यील्ड भी ज़्यादा मिलता है। अब इसके बाद बात करें तो जैसे कि मैं आपको वही समझा रहा था कि माइक्रो फाइनेंस साइकिल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल साइकिल है। कुछ भी हो गया माइक्रो फाइनेंस को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अभी करंटली अगर आप देख रहे हो तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो है बेटर परफॉर्म कर रही है एज कम्पेयर टू आपकी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। क्यों? क्योंकि माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के अंदर एसेट क्वालिटी इशूज देखने मिल रहे हैं हमें, जो कि आपके हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, MSME लेंडर वगैरह के अंदर देखने नहीं मिल रहे। इसलिए अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो ये रीज़न की वजह से ये कंपनीज जो है बहुत टाइम से, अगर आप पिछले 2 से 3 सालों के अंदर अगर आप स्मॉल फाइनेंस कंपनीज को ट्रैक करते हो तो वहां पे आपने देखा रहेगा कि ये जो कंपनीज है ये सिक्योर्ड प्रोडक्ट मिक्स की तरफ मूव हो रही है एज कम्पेयर टू आपका अनसिक्योर्ड मिक्स। अब यहाँ पे इनके यील्ड वगैरह रिड्यूस हो गए, लेकिन इसकी वजह से इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स भी रिड्यूस होगा। और सबसे बड़ा इशू जिसके वजह से ये लोग मूव हो रहे हैं वो है वॉलेटिलिटी, जो कि एक्चुअली रिड्यूस हो जाएगी अगर आप देखोगे तो। क्योंकि अगर आप सिक्योर्ड के अंदर हो तो आपके कस्टमर्स जो है ऑब्वियसली कम डिफॉल्ट करेंगे ना, डिफॉल्ट का प्रोबेबिलिटी रिड्यूस हो जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, पोर्टफोलियो ऑफ रिस्क, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं जो कि आपको किसी भी फाइनेंशियल स्टॉक के अंदर जो है ट्रैक करनी चाहिए। तो अब क्या हो गया कि एक बार लोगों ने जो है डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो इनका जो पोर्टफोलियो एट रिस्क होता है उसके अंदर जो है हमें इंक्रीज देखने मिला। और जैसे इनका पोर्टफोलियो एट रिस्क इंक्रीज हो गया, कंपनी का जो डिफॉल्ट रिस्क होता है वो और इंक्रीज हो जाता है, कंपनी को ज्यादा प्रोविजंस करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से जो है चीजें चलती है स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर। और ये करंट सिनेरियो है जो कि मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन किया, होपफुली आपको समझ आया होगा। अब इसके साथ बात करें तो प्रोडक्ट मिक्स के अंदर चेंज देखने मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा चीज़ है और बहुत बड़ा चेंज है जो कि अब भी देखने मिल रहा है, और ये अभी नहीं पिछले 2 से 3 सालों से चल रहा है। इनफैक्ट उज्जीवन का अगर आप देखोगे तो ये लोग बता रहे कि इन्होंने जो है MSME लेंडिंग वगैरह भी स्टार्ट की है, हाउसिंग फाइनेंस लोन्स वगैरह भी इन्होंने प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिया अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस स्पेस के अंदर, और वहाँ पे जो है इनको ग्रोथ भी अच्छी देखने मिल रही है। अब करंटली इन कंपनीज के अंदर जो सबसे ज़्यादा डीग्रोथ हो रही है वो आपके माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर हो रही है, क्योंकि वहाँ पे डिस्पर्सल जो है वो इन्होंने रिड्यूस कर दिया। अगर आप सारी कंपनीज ट्रैक करते हो तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। अब इसके बाद में अगर बात करूँ तो एक और चीज़ होती है, अब हमें एक और चीज़ क्या सीखनी चाहिए बिजनेस साइकिल और अर्निंग्स के बारे में। अगर आपको पता है तो स्टॉक मार्केट के अंदर हर एक स्टॉक जो है अर्निंग्स के बेसिस पे चलता है। आपका स्टॉक तब भी आपको पैसे बना कर देगा जब उस स्टॉक के EPS के अंदर जो है इंक्रीज होगा। जब EPS के अंदर इंक्रीज होगा तभी तो हम जैसे शेयर होल्डर जो है वो पैसा बना पाएंगे। अगर EPS का ही डी रेटिंग हो रहा है, EPS रिड्यूस होते जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होते जा रही है, तो तब आप मुझे बताओ भाई आप कैसे पैसा कमा पाओगे। PE डी रेटिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, स्टॉक के अंदर डी रेटिंग होगी और फिर स्टॉक जो है नेगेटिव रिटर्न देना स्टार्ट कर देगा, जो कि करंटली जो है माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर चल रहा है। तो आपको बिजनेस साइकिल समझना भी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए ये लोग जो है डाइवर्सिफाई कर रहे हैं क्योंकि इन्हें बिजनेस साइकिल से भी जो है इम्यून होना है।
क्योंकि अगर आप एक चीज़ देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस की साइकिल जो है ये बहुत ज़्यादा साइक्लिकल बिजनेस है। कभी बिजनेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, आपको बहुत हाई यील्ड मिलेगी, कभी बिजनेस बहुत खराब परफॉर्म करेगा और आपकी यील्ड जो है एकदम रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है। अब इसके बाद अभी करंट सिनेरियो के अंदर क्या करना चाहिए। अब इसके अलावा अगर आप एक और चीज़ देखोगे तो क्रेडिट कॉस्ट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है जो कि आपको किसी भी फाइनेंशियल के अंदर ट्रैक करना चाहिए। अब क्रेडिट कॉस्ट के अंदर अगर आप देखोगे तो ये कंपनीज का जो क्रेडिट कॉस्ट है हमें उसके अंदर जो है इंक्रीज देखने मिला। जब आपका क्रेडिट कॉस्ट जो है इंक्रीज हो जाता है तो ऑब्वियसली अगर आप देखोगे तो नॉर्मल आपके जो इवेंट्स होते हैं डे टू डे इवेंट्स के अंदर वहां पे क्रेडिट कॉस्ट इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं होता है। लेकिन जब आपके ब्लैक स्वान इवेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि करंटली अभी एक इवेंट चल रहा है ओवर लेवरेजिंग वाला, तब आपके क्रेडिट कॉस्ट जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। और कोई भी फाइनेंशियल स्टॉक अगर अपने क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज की बात कर रहा है तो तब भाई उसे जो है दिक्कत देखने मिलेगा। तो ये जो है मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया। अब जाकर जो है हम थोड़ा सा और डीप में जाते हैं आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक को और डिस्कस करते हैं। अब जैसे कि अब इनकी एसेट क्वालिटी खराब हुई है तो हमें अपॉर्चुनिटी कहाँ बन के आती है। अगर आप देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर जब कलेक्शन एफिशिएंसी जो है वो इंप्रूव होगी, जब आपकी बैंक जो है वो कलेक्ट कर पाएगी पैसा जो उन्होंने डिस्पर्स कर चुके हैं वो, तब ये सब जब इंप्रूव होने लगेगा, इसके साथ साथ इनकी जो यील्ड्स वगैरह है वो इंप्रूव होगी, हमें इनके अर्निंग्स के अंदर बेटर ग्रोथ देखने मिलेगा, इनके नंबर ऑफ प्रोविजन जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। तब अगर आप देखोगे तो आपके माइक्रो फाइनेंस लेड स्टॉक्स के अंदर और आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर जो है हमें री रेटिंग देखने मिलेगी। तो उसी तरीके से अगर हम उत्कर्ष फाइनेंस की बात करें तो कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि हाँ इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है आपके माइक्रो फाइनेंस स्पेस के अंदर। इसके साथ साथ इनके जो SMA रिजोल्यूशन रेट्स है उसके अंदर भी जो है हमें इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। एसेट क्वालिटी के ट्रेंड की बात करोगे तो इनका कलेक्शन एफिशिएंसी के अंदर जो है इंक्रीज देखने मिल रहा है। कुछ स्टेट्स है जहां पे जो है करंटली स्ट्रेस चल रहा है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, बट इनका जो स्ट्रेस है वो जो है एक लेवल पे जाकर पहुंच रहा है और ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि यहाँ से भी जो है स्ट्रेस आगे जाकर इंक्रीज हो। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो पैट जो है इनका Q3 का 109 करोड़ के आसपास का था, ROA जो था इनका 1.1% के आसपास का था और ROE जो है 15.2% के आसपास का था। अगर आप एक और ट्रेंड नोटिस करोगे तो उज्जीवन के ROE के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिल रहा है। अगर आप इनका इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन जाकर स्टडी करोगे तो ये एक ट्रेंड है, ये आपके सारे कंपनीज के अंदर देखने मिल रहा है, क्योंकि आपका ROE जो है बेसिकली आपका नेट इनकम अपॉन इक्विटी होता है। तो जब आपका नेट इनकम रिड्यूस हो जाता है तब ऑटोमेटिकली आपका ROE जो है वो फॉल होने लगेगा। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल स्टॉक ट्रैक कर रहे हो ना और आपको जानना है कि यार कौन सी चीज़ बेटर है, क्या ये स्टॉक अच्छा है, आप एक चीज़ चेक करो, उसका ROE का ट्रेंड चेक करो। जब ROE जो है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर रहेगा ना तब आप ऐसा बोल सकते हो कि हाँ स्टॉक के अंदर सब सही चल रहा है। लेकिन जब आपका ROE जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर रहेगा ना तब आपको आइडिया लगेगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है स्टॉक के अंदर, जो कि अभी करंटली हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर हमें देखने मिल रहा है। अब इसके बाद बात करूं तो मैनेजमेंट बता रहा है कि Q4 के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाएगी और कलेक्शन एफिशिएंसी के अंदर भी जो है हमें इंक्रीज देखने मिला। अगर आप उज्जीवन का अभी का Q4 का अपडेट देखोगे तो Q4 के अंदर इन्होंने अपडेट के अंदर बताया है कि इनका जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो इंप्रूव होना स्टार्ट हो चुका है। और इसके साथ साथ अगर आप एक और चीज़ नोटिस करोगे तो इनके माइक्रो फाइनेंस ग्रुप के लोन्स के अंदर जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर अभी भी डीग्रोथ देखने मिल रहा है, अभी भी वहाँ जो है डिसबर्समेंट्स इंक्रीज नहीं कर रहा है मैनेजमेंट। फिर उसके बाद अगर आप इनके बाकी सेगमेंट्स देखोगे यार, अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट हो गया, MSME सेगमेंट हो गया, आपका FIG वाला सेगमेंट हो गया, तो वहाँ पे जो है चीज़ें ठीक चल रही है। अब कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि इनको FY25 तक इनकी जो लोन बुक है वो 50% सिक्योर्ड करनी थी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस की बात कर रहा हूँ मैं। अभी इनकी सिक्योर्ड लोन बुक कितनी हो गई है 43.6%। तो ये जो गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया था वो उन्होंने मिस कर दिया। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं तो यार डिसबर्समेंट के अंदर आपका जो माइक्रो फाइनेंस स्पेस है वो सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज़ देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपके जो माइक्रो ग्रुप लोन है वहाँ पे जो है थोड़ा इंक्रीज देखने मिला है। इसका क्या मतलब है, कोई भी मैनेजमेंट प्रॉब्लम के बाद डिसबर्समेंट कब इंक्रीज करता है, जब उसे जो है थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। इस तरीके से जो है आपको डॉट्स कनेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। फिर इंडिविजुअल लोन की बात करोगे तो वहाँ पे भी डिसबर्समेंट इंक्रीज हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर आप देखोगे तो यार इनका Q3 इतना बकवास था, इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था आपके Q3 के अंदर कि Q4 के अंदर जो है चीज़ें अभी से थोड़ी बहुत इंप्रूव होनी स्टार्ट हो गई। आप एक क्वार्टर का डेटा लेकर आप ऐसे नहीं बोल सकते हो, या एक कंपनी का डेटा लेकर आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि सिचुएशन जो है इंप्रूव हो रही है। हमें बाकी कंपनीज का डेटा भी देखना पड़ेगा, जो कि हम इस वीडियो के अंदर जो है उनको भी डिस्कस करेंगे। एक बार पोर्टफोलियो एट रिस्क की वैल्यू देखोगे तो पोर्टफोलियो एट रिस्क के अंदर भी अगर आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो हमें जो है फॉल देखने मिला है, दैट इज अगेन अ पॉजिटिव थिंग। और GNP अगर आप कंपेयर करोगे पिछले क्वार्टर से तो उसके अंदर भी जो है हमें फॉल देखने मिला है।
फिर कलेक्शन एफिशिएंसी अगर आप कंपेयर करोगे तो हाँ, फरवरी FY25 का अगर आप देखोगे तो 96.6% के आसपास का था। अब भी अगर आप कलेक्शन एफिशिएंसी देखोगे तो कलेक्शन एफिशिएंसी जो है 96.9% के आसपास हो गया, तो उसके अंदर भी इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। बाकी कुछ जगह यार कर्नाटका वगैरह अगर आप देखोगे तो नॉर्म्स वगैरह थोड़े बहुत चेंज हुए थे, इसलिए जो है वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने मिल रहा है। तो ये केस था आपके उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का। अब उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के बाद जो है बाकी कंपनीज भी है जिनको जो है हम डिस्कस करते हैं। एक चीज़ है कि क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखोगे तो ऐसे तो अभी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है Q3 के अंदर क्रेडिट कॉस्ट। मैनेजमेंट बता रहा है कि Q4 के अंदर आपका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि सिचुएशन जो है इन्हें बेटर देखने मिल रही है। इसके साथ साथ ये लोग आपके सिक्योर्ड सेगमेंट के अंदर भी जा रहे हैं, तो उसके वजह से भी आपका क्रेडिट कॉस्ट जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि आप जिनसे बोरो करते हो और आप जिनको लेंड करते हो, आप जिनसे बोरो करते हो ना, वो आपको कम इंटरेस्ट रेट पे जो है लोन देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़े ज़्यादा सिक्योर्ड हो रहे हो तो इसलिए आपका क्रेडिट कॉस्ट भी फॉलो होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो कासा रेशियो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जितना ज़्यादा आपका कासा होगा ना उतना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि कासा मतलब जो होता है आप उस तरीके से फंडिंग उठा सकते हो। आप ऐसे समझ सकते हो कासा को कि यार आपको इस पर कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता है। आप देखो कि आप टर्म डिपॉजिट पे एज अ बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देती है और आपके करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट पे बैंक कितना इंटरेस्ट देती है। रियलाइज हुआ, करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में कुछ इंटरेस्ट रेट ही नहीं मिलता है, हमें नेग्लिजिबल इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसलिए बैंक्स को चाहिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास करंट अकाउंट ओपन करो, सेविंग्स अकाउंट ओपन करो, और तब इनका जो है कासा इंप्रूव होता है। और एक बार कासा इंप्रूव होता है तो इनका कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है वो रिड्यूस होते जाता है, और जब कॉस्ट ऑफ फंड्स रिड्यूस होता है ना बॉस, तब अगर आप देखोगे तो बैंक की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी इंप्रूव होती है। यही चीज एप्लीकेबल है आपके प्राइवेट बैंक्स के अंदर, और यही चीज जो है एप्लीकेबल है आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर। कासा पर मैं यार बात तो मैं इतने कॉन्सेप्ट सबको अच्छे से समझा रहा हूँ, लेकिन कासा अगर आप देखोगे तो कासा के अंदर जो है बिल्कुल ग्रोथ नहीं है इनके उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यार नंबर से इंटरेस्टिंग नहीं लगे, और कासा के अंदर भी यार कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। इनफैक्ट कासा के अंदर अगर आप देखोगे तो डीग्रोथ देखने मिल रहा है हमें। अब इसके बाद मैं बात करूं तो आपके कुछ सेगमेंट्स है जहां पे हमें जो है स्ट्रेस देखने मिल रहा है, वो है आपका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट। अब उज्जीवन के केस में आप एक चीज़ देखोगे तो इनका माइक्रो फाइनेंस से जो एक्सपोजर है वो ज़्यादा है। अगर आप इन्वेस्टर्स इनका PPT देखोगे ना तो वहाँ पे आपको आइडिया लगेगा कि इनका माइक्रो फाइनेंस एक्सपोजर जो है कंपैरेटिवली ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपकी दूसरी कंपनीज। 61% या 60% के आसपास है इनका टोटल एक्सपोजर, जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वगैरह सब इंक्लूड करके। तो यहाँ पे इनका रिस्क जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस एक्सपोजर जो है पिछले साल से आप इस साल के अंदर कंपेयर करोगे तो हमें जो है रिड्यूस देखने मिला। अब इसके वजह से ऑब्वियसली आपकी यील्ड्स भी जो है रिड्यूस होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट लेगी। जब आपकी प्रॉफिटेबिलिटी हिट लेती है ना बॉस, तब आपका EPS ग्रोथ हर्ट होता है, और जब आपका EPS ग्रोथ हर्ट होता है ना तो आपके शेयर होल्डर जो है वो पैसे नहीं बना पाते। और इसके साथ साथ अब एक ट्रेंड चल रहा है आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के साथ, उज्जीवन की ही मैं बात कर रहा हूँ। उज्जीवन के केस में अगर अब मैं बात करूँ तो इक्विटास के केस में भी यही ट्रेंड चल रहा है। इक्विटास के केस में भी हमें जो है अच्छा खासा प्राइस करेक्शन देखने मिला। प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखोगे तो 1.25 के प्राइस टू बुक पे ये ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे भी सेम ट्रेंड जो है देखने मिला है। लेकिन अगर आप इक्विटास का एक्सपोजर देखोगे ना तो इक्विटास का एक्सपोजर जो है सिर्फ 12% के आसपास है आपका माइक्रो फाइनेंस लोन्स के अंदर, मतलब आपके अनसिक्योर्ड लोन के अंदर अगर आप देखोगे तो 14% के आसपास का है। और फिर इसके बाद अगर आप इनके बाकी लोन देखोगे तो रिमेनिंग इनका मैक्सिमम एक्सपोजर जो है स्मॉल बिजनेस लोन के अंदर है, और फिर उसके बाद व्हीकल फाइनेंसिंग हो गया जहाँ कुछ 25% के आसपास का है। और इसके बाद अगर आप बाकी सेगमेंट देखोगे तो वहाँ पे भी कुछ सीन चल रहा है। मतलब इतना ज़्यादा एक्सपोजर जो है इनका उतना ज़्यादा नहीं है आपका जितना उज्जीवन का था। फिर यहाँ पे अगर आप एक और इनका आउटलुक रीड करोगे तो यहाँ पे मैनेजमेंट बता रहा है कि माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो जो है इसे इंप्रूव होने के लिए टाइम लगेगा। पोर्टफोलियो कब तक इंप्रूव होगा? आपका H1 FY26 तक। उज्जीवन का भी मैनेजमेंट जो है यही बता रहा है। इस तरीके से जो है हमें ट्रेंड ढूंढना चाहिए कि यार इतने टाइम बाद जो है पोर्टफोलियो इंक्रीज होगा। अब इसके पहले हम आगे बढ़े, मुझे जो है आपको इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बताना है। अगर आपको पता होगा तो मेरा इक्विटी रिसर्च मेंटरशिप प्रोग्राम जो है वो लाइव हो चुका है, और अगर आपको इस प्रोग्राम के लिए रजिस्टर करना है तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी हुई है जहाँ से आपको ये फॉर्म ओपन होगा, और ये फॉर्म को बस जो है आप फिल कर जो है आप मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकते हो। और एक बार आप रजिस्टर कर लोगे तो विद इन 24 आवर्स जो है मैं आपको 1-on-1 कनेक्ट करूंगा। अब इस प्रोग्राम के अंदर आपके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? आपको जो है 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगा। इसके साथ साथ आपके कोई भी डाउट्स होंगे मार्केट रिलेटेड या फिर कोई स्टॉक रिलेटेड, तो आप जो है मुझसे 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से स्टॉक्स जो है मैं डेली रीड कर रहा हूँ, कौन से अपॉर्चुनिटीज़ के अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कौन से स्टॉक्स मैं बाय कर रहा हूँ, कौन से स्टॉक्स मैं सेल कर रहा हूँ एक्सक्यूज मी, और क्या बेसिस है मेरा वो स्टॉक्स बाय करने का या सेल करने का। फिर इसके बाद अगर आप एक और चीज़ देखोगे
तो मेरे जो पर्सनल नोट्स है जो कि मैं बनाता हूँ किसी भी स्टॉक को, जब मैं स्टडी करता हूँ तो उसे जो है मैं मेंटरशिप प्रोग्राम के ग्रुप के अंदर अपलोड करता हूँ। और इसके साथ साथ हर एक स्टॉक जो मैं स्टडी करता हूँ वो यूट्यूब पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है यार, क्योंकि अगर मैं कोई भी कंपनी स्टडी कर रहा हूँ मैं एक डिटेल्ड मैनर के अंदर उसको स्टडी करता हूँ, तो वो चीज़ यूट्यूब पे अपलोड करनी पॉसिबल नहीं होती है हर बार। एक तो मैं अपने वैल्यूएशन आउटलुक बता नहीं सकता क्योंकि ये बाय और सेल रिकमेंडेशन हो जाता है, तो यूट्यूब पे मैं ये ओपनली नहीं कर सकता। तो मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर मैं जो है कंपैरेटिवली अपना भी आउटलुक दे देता हूँ कि मैं उस स्टॉक के साथ क्या कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो मैं डेली 4 to 5 स्टॉक स्टडी करता हूँ, जो कि मैं यहाँ अपलोड नहीं करता हूँ यूट्यूब पे, वो मैं मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर जो है डेली आपको अपडेट्स देता रहता हूँ। और इसके साथ साथ आपके कोई भी डाउट्स है तो आप मुझसे 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हो उस चीज़ के बारे में। और हम जो है लाइव वर्कशॉप्स भी करने वाले हैं। अगर आप देखोगे तो Q4 रिजल्ट सीजन जो है आ चुका है, तो यहाँ पे जो है हम हर वीक लाइव बैठेंगे और डिस्कस करेंगे कि यार कौन से स्टॉक्स के अंदर किस तरीके के नंबर्स आ रहे हैं और हमारा क्या आउटलुक रहता है उस स्टॉक के ऊपर। बेसिकली कि नंबर्स देखकर हमें जो है किस तरीके से आउटलुक चेंज करना चाहिए, किस तरीके से ट्रैकिंग रखनी चाहिए। और मैं जो कंपनी ट्रैक करता हूँ उनके जो रिजल्ट्स है हम वीकली वंस एक बार बैठकर जो है डिस्कस करेंगे 1 घंटे के लाइव सेशन में। तो ये लाइव सेशन जो है आपको मिलता रहेगा। अब उसके बाद हम जो है आगे हमारा वीडियो जो है कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद अगर आप यहाँ देखोगे तो इक्विटास के केस में भी जो है सेम सीन देखने मिल रहा है। माइक्रो फाइनेंस बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, सेम ट्रेंड। अगर आप ट्रेंड नोटिस करोगे तो हर स्मॉल फाइनेंस कंपनी के अंदर जो कि माइक्रो फाइनेंस को एक्सपोजर दे रही है वहाँ पे जो है सेम इशू देखने मिला है। गाइडेंस मैनेजमेंट यही बता रहा है कि इनका क्रेडिट कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगा। माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर अगर आप एक चीज़ देखोगे तो चीज़ें जो है 6 मंथ्स लैग पे चलती है। तो अगर आप देखोगे तो जब आप लोन देते हो तो आपको इमीडिएटली वो लोन पे आप प्रोविजन नहीं करते हो, लेकिन जब आप लोन दोगे आपको 6 मंथ्स बाद समझेगा कि आपको यहाँ प्रोविजन करना है नहीं करना है, क्योंकि आपके जो बोरोअर्स है वो डिफॉल्ट करना स्टार्ट करेंगे 6 मंथ्स बाद। ऑब्वियसली इमीडिएटली तो कोई डिफॉल्ट नहीं करता है, तो इसलिए आपके इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो क्रेडिट लैग होता है। तो अगर एफिशिएंसी जो है वो आपके Q4 और Q1 के अंदर इंप्रूव होनी स्टार्ट हो गई तो Q2 और Q3 FY26 के अंदर हमें जो है नंबर्स के अंदर भी इंप्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें जो है आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी ट्रैक करनी है माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री के अंदर, अगर हमें माइक्रो फाइनेंस साइकिल के अंदर खेलना है तो। क्योंकि यार रीजन ये है कि आप Q2 और Q3 तक वेट करोगे तब तक ये स्टॉक जो है ऑलरेडी री रेट हो चुके रहेगी और मार्केट जो है ऑलरेडी इन स्टॉक्स को रिवॉर्ड कर चुका होगा। एसेट क्वालिटी ट्रेंड्स की बात करूं तो पिछले क्वार्टर से अगर आप देखोगे Q3 से तो चीज़ें जो है हमें कंपैरेटिवली इंप्रूवमेंट देखने मिला है। लोन बुक ग्रोथ अगर आप इक्विटास का देखोगे तो 14% का लोन बुक ग्रोथ देखने मिला है और नॉन MFI अगर आप देखोगे तो 20% से ग्रो किया है। MFI अगर आप डिसबर्समेंट देखोगे इनकी तो 11% से जो है हमें डी ग्रोथ देखने मिली है और कोई गाइडेंस नहीं दे रहा है मैनेजमेंट आपके लोन बुक ग्रोथ से रिलेटेड अगर आप देखोगे तो। इसके साथ साथ क्रेडिट कॉस्ट अगर आप देखोगे तो वो भी इनका इंक्रीज हो चुका है Q3 के अंदर, जो कि Q4 और Q1 के अंदर भी थोड़ा एलिवेटेड होगा। और फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे कलेक्शन एफिशिएंसी इंक्रीज होगी आपका क्रेडिट कॉस्ट भी जो है रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप इनका MFI शेयर देखोगे तो MFI शेयर जो है इनका 14% के आसपास का है। और अगर आप इनका एफिशिएंसी देखोगे तो कलेक्शन एफिशिएंसी जो है इंप्रूव होनी स्टार्ट हो गई है। ये एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक है जो कि आपको ट्रैक करना पड़ेगा आपके एसेट क्वालिटी के साथ अगर आपको माइक्रो फाइनेंस का साइकिल खेलना है तो। और एक बार इनकी एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी ना तभी आपकी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर चीज़ें जो है इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर मैं आपको एक और चीज़ बताऊं तो ROA और ROE बैंक का जो है दोनों ही एकदम रिड्यूस हो चुका है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला यार प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर ही इतना फॉल देखने मिला है, इतने ज़्यादा प्रोविजंस कर रहा है बैंक, जिसकी वजह से आपके ROE और ROA के अंदर जो है हमें फॉल देखने मिला है। और ROE जब फॉल होता है तो आपको पता ही होगा कि यार स्ट्रेस चल रहा है कंपनी के अंदर। अब ये बैंकिंग को नहीं, कोई दूसरी कंपनी जो है उसको भी ये लॉजिक लगाकर यूज़ कर सकते हो मैक्सिमम केस में। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो कर्नाटका के अंदर जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बताया स्ट्रेस चल रहा है और ये लोग प्रोडक्ट मिक्स भी इस कंपनी के अंदर शिफ्ट हो रहा है आपके इक्विटास के अंदर। तो जब आपका प्रोडक्ट मिक्स वगैरह शिफ्ट होता है तो आपकी यील्ड वगैरह भी रिड्यूस होगी, तो प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर बहुत और ज़्यादा प्रेशर आएगा आपके इक्विटास के अंदर। तो ये सीन है। इक्विटास को इनका जो माइक्रो फाइनेंस का एक्सपोजर है वो इन्हें 14% से कुछ सिंगल डिजिट के आसपास लाना है। उसके बाद अगर मैं आगे की बात करूँ आपसे तो इक्विटास के बाद जो अगली कंपनी, इसके पहले हम जो है एक बार इक्विटास के नंबर्स डिस्कस कर लेते हैं बॉस। अगर आप देखोगे तो Q4 अपडेट्स देखोगे इक्विटास के तो डिपॉजिट्स के अंदर हमें 20% का ग्रोथ देखने मिला है, कासा के अंदर 7% का ग्रोथ देखने मिला है और इक्विटास का कासा अगर आप ओवरऑल देखोगे तो हमें जो है उसके अंदर इंक्रीज देखने मिल रहा है पिछले क्वार्टर से। फिर उसके बाद अगर आप कॉस्ट ऑफ फंड्स देखोगे तो कॉस्ट ऑफ फंड्स जो है पिछले क्वार्टर के अंदर हमें जो स्पाइक देखने मिला था वो इस क्वार्टर के अंदर जो है कंपैरेटिवली थोड़ा रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया है। और अगेन अगर आप इनका MFI का देखोगे तो MFI के केस में इनकी एसेट क्वालिटी जो है
पिछले क्वार्टर से Q2 से अगर आप देखोगे तो कंपैरेटिवली जो है ख़राब हो चुकी है। अगर आप देख रहे हो तो Q4 के अंदर MFI का जो GNPA स्लिपेज है वो 14.37% के आसपास जा चुका है, और नॉन MFI का अगर आप देखोगे तो वो 4.48 के पास है। तो वहाँ पे इंप्रूवमेंट देखने मिला है Q4 के अंदर। फिर इसके बाद जो है हम इक्विटास के बाद आपका कलेक्शन एफिशिएंसी देखोगे आप इक्विटास का, तो कर्नाटका के अंदर कलेक्शन एफिशिएंसी के अंदर जो है दिक्कत चल रहा है, लेकिन अब भी कंपैरेटिवली फेब्रुअरी के अंदर जो सीन चल रहा था ना, वहाँ से मार्च के अंदर इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है। उसके बाद हम जो है एक बार ईसाफ को डिस्कस करते हैं। ईसाफ भी जो है एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। ईसाफ के अंदर भी सेम सीन चल रहा है, इसलिए जो है मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ। अगर आप देखोगे तो ईसाफ के अंदर आपकी वैल्यूएशन जो है 0.64 के प्राइस टू बुक के आसपास जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। और यहाँ पे यार ईसाफ के केस में भी अगर आप देखोगे तो ये भी वो आपके माइक्रो फाइनेंस साइकिल के अंदर जो है कंपनी फंस चुकी है। कंपनी का मैनेजमेंट बता रहा है कि आपके अब ईसाफ जो लेंडिंग करती है, ये लोग जो है मैक्सिमम लेंडिंग जो है आपके जॉइंट लेंडिंग ग्रुप्स वगैरह के थ्रू करते हैं। अगर आप ईसाफ का इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन स्टडी करोगे ना तो आपको आइडिया लगेगा। फिर इसके साथ साथ ये लोग जो है आपके गोल्ड लोन्स के अंदर भी है, आपके रिटेल लोन्स के अंदर भी है, और ये लोग जो है एग्रीकल्चर लोन्स वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। तो ओवरऑल अगर आप ईसाफ के अंदर देखोगे तो Q2 FY25 से Q3 FY25 के अंदर कंपैरेटिवली जो है इंप्रूवमेंट देखने मिला है। और उसके बाद अगर मैं ईसाफ के केस में एक और चीज़ बताऊँ तो इनका यील्ड जो है रिड्यूस हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स के अंदर जो है हमें शिफ्ट देखने मिल रहा है। कॉस्ट ऑफ इनकम कंपनी का इंक्रीज हो रहा है, दैट इज अगेन अ नेगेटिव साइन। और ROE अगर आप देखोगे तो यार ROE तो भाई बात ही मत पूछो ROE की स्मॉल फाइनेंस कंपनीज के अंदर। तो अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं ईसाफ की, तो यार वही है, हमें वेट करना पड़ेगा H1 FY26 तक, वहाँ पे हमें चीज़ें जो है समझनी पड़ेगी। NPA की बात करो तो यार NPA के अंदर जो है इंक्रीज देखने मिल रहा है, क्योंकि JLG ग्रुप के थ्रू जहाँ पे माइक्रो फाइनेंस के अंदर लेंडिंग करते वहाँ पे जो है स्ट्रेस देखने मिल रहा है। अब इसके अलावा अगर आप गाइडेंस देखोगे तो लोन बुक का अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 16% के आसपास है, और गाइडेंस कोई मैनेजमेंट दे नहीं रहा है। अगर आप देखोगे तो गाइडेंस मैनेजमेंट इनके Q4 के नंबर्स के बाद ही देगा, Q4 के आउटलुक के बाद देगा। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ तो मैनेजमेंट ने इसके लिए भी कोई गाइडेंस नहीं दिया है, और इसके साथ साथ इनका JLG ग्रुप जो है बहुत ज़्यादा हिट हो चुका है, क्रेडिट कॉस्ट एलिवेट हो चुके हैं, और गड़बड़ चल रही है यार कंपनी के अंदर। GNPA का नंबर अगर आप देखोगे तो वही है यार, इंक्रीज हो चुका है। आपकी कलेक्शन एफिशिएंसी अगर आप देखोगे तो रिड्यूस हो चुकी है। लेकिन अगर आप ट्रेंड देख रहे हो बॉस, तो दिसंबर 2024 के अंदर 98% की कलेक्शन एफिशिएंसी, और अभी फरवरी 15 में 99% की कलेक्शन एफिशिएंसी। तो ओवरऑल अगर आप लास्ट मंथ से कंपेयर करोगे ना, लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करोगे ना, तो इंप्रूवमेंट देखने मिला है। यही चीज़ है, इनके नए प्रोडक्ट मिक्स है, वहाँ पे जो है कंपैरेटिवली जो सिक्योर्ड पार्ट ऑफ बुक है वहाँ पे जो है ग्रोथ अच्छी है, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अब ईसाफ के केस में एक और बैंक है जो कि मैं डिस्कस नहीं किया, उसका नाम है उत्कर्ष फाइनेंस। अब उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जो है स्टॉक प्राइस अच्छा खासा हिट ले चुका है। अगेन आपका माइक्रो फाइनेंस वाला साइकिल, तो यहाँ पे भी चीज़ें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं चल रही है। सेम आपके बाकी कंपनीज के अंदर आउटलुक है, उसी तरीके का जो है उत्कर्ष के अंदर मेरा आउटलुक रहेगा। अब पहले जो है इनका जॉइंट लेंडिंग ग्रुप जो है लोन बुक का 88% के आसपास का था, लेकिन जैसे कि मैंने बोला ना, सिक्योर्ड का ट्रेंड आ चुका है। अब सिक्योर्ड की तरफ ये लोग मूव हो रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप जो है 49% के आसपास ही है। माइक्रो बैंकिंग लोन्स के अंदर देखोगे तो अगेन डिस्बर्समेंट रिड्यूस हुआ है एज यू सी। और एक चीज़ देखो, अब ये चीज़ तो कुछ ट्रेंड जो है कॉमन है जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब जो है मैं आपको एक बात बताता हूँ। अगर माइक्रो फाइनेंस लोन्स के अंदर अगर आप देखोगे ना, तो ये जो लोन्स होते हैं आपके इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव लोन्स नहीं होते। मतलब जब आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगा या जब आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो इन माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को जो है बिल्कुल ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब रीज़न क्या है कि अगर आप देखोगे तो इनके जो अमाउंट्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो 1 या 2% से, जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, उससे अगर इंटरेस्ट इंक्रीज भी हो जाता है तो भी इनके लोन से इतने छोटे अमाउंट के होते हैं कि इन्हें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा। अब आपको इन कंपनीज के अंदर क्या ट्रैक करना चाहिए? एक तो पहले आप ये ट्रैक करो कि बॉस सिचुएशन के अंदर जो है हमें इंप्रूवमेंट देखने मिल रहा है क्या, कलेक्शन एफिशिएंसी बेटर हो रही है क्या, कॉस्ट ऑफ फंड्स रिड्यूस हो रहा है क्या, ROE इंक्रीज हो रहा है क्या, प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर बेटर देखने मिल रहा है क्या, हमें डिसबर्समेंट्स इंक्रीज हो रहे क्या। ये सारे फैक्टर्स जो है आपको ट्रैक करना चाहिए। और इसके साथ साथ आपको क्या ट्रैक करना चाहिए, और आप ट्रैक करो कॉस्ट ऑफ फंड्स, आप ट्रैक करो कासा इंप्रूव हो रहा है क्या, क्योंकि कासा इंप्रूव होगा तो कॉस्ट ऑफ फंड्स भी जो है ऑटोमेटिकली रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपको चीज़ें कनेक्ट करनी चाहिए। और अगर मैं आपको बात बताऊँ तो मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर मैं ये हर चीज़ बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि यार आप किस तरीके से चीज़ें कनेक्ट कर सकते हो। मैं जो है आपको हर एक इंडस्ट्री का जो है चेकलिस्ट प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। और अभी अगर आप देखोगे तो कुछ 1 to 1.5 मंथ के स्पैन में जो है मैं एक वर्कशॉप भी लेकर आ रहा हूँ, जहाँ हम सीखेंगे कि लाइव पोर्टफोलियो किस तरीके से बिल्ड करते हैं, इक्विटी रिसर्च किस तरीके से स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से आपको जो है कंपनी ट्रैक करनी चाहिए, किस तरीके से कौन कॉल पढ़ना चाहिए, कौन से सेक्टर्स को आपको ट्रैक करना चाहिए, कैसे आप खुद की एक वॉच लिस्ट बना सकते हो, किस तरीके से आप मेरी तरीके
तरीके से इक्विटी रिसर्च कर सकते हो, ये सब के लिए भी जो है मैं एक वर्कशॉप लेकर आ रहा हूँ। 2 डे लाइव वर्कशॉप होगा वो विद इन 1 मंथ के आसपास मैं डिटेल्स जो है डिस्क्लोज करूँगा। अभी तक मैंने उसके डिटेल्स जो है वो डिस्क्लोज नहीं किए, तो वेट करो थोड़ा टाइम, उसके बाद जो है मैं डिटेल्स डिस्क्लोज करूँगा इसके बारे में। अब और क्या ट्रैक करो, आप जो है निम्स ट्रैक करो, यील्ड्स ट्रैक करो, इसके साथ साथ एसेट क्वालिटी आपको देखना पड़ेगा कि एनपीए का नंबर क्या है, जीएनपीए का नंबर क्या है, कलेक्शन एफिशिएंसी किस तरीके से चल रही है, बुक का कंसंट्रेशन है क्या, कि कोई एक स्पेसिफिक स्टेट के अंदर कंसंट्रेशन है तो चीज़ें किस तरीके से खराब होती है कंपनी के अंदर। इसका एक एग्जांपल दूं तो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस नाम की एक कंपनी है, वहाँ पे ये चीज़ जो है सेम इशू देखने मिला, पंजाब के वजह से कंपनी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतें आनी स्टार्ट हो गई। अब इसके बाद आपको जो है पैड ग्रोथ ट्रैक करनी है, मैनेजमेंट का गाइडेंस ट्रैक करना है, प्रोडक्ट मिक्स ट्रैक करना है, क्योंकि प्रोडक्ट मिक्स चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली आपके मार्जिन वगैरह भी चेंज होंगे। तो ये करंटली जो है आउटलुक चल रहा है आपके स्मॉल फाइनेंस कंपनीज के अंदर। होपफुली बॉस यार आपको ये वीडियो जो है अच्छा लगा होगा और आपने जो है ये वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी, क्या स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के अंदर चल रहा है, किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, कब हम रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यार उसके लिए तो मैनेजमेंट बता रहा है कि Q2 के अंदर जो है FY26 के अंदर सिचुएशन जो है बेटर होगी, तो यार वो तो हमें जो है बैठ कर ही देखना पड़ेगा बॉस। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, होपफुली ये वीडियो ने जो है आपको कुछ नया सिखाया होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को जो है लाइक कर देना। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रख देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेंटरशिप प्रोग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके साथ साथ अगर आप वर्कशॉप के अंदर इंटरेस्टेड हो तो उसके बारे में भी जो है कमेंट सेक्शन के अंदर आकर बता देना। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा।